हेलो दोस्तों, नमस्कार। मौसम चलवास में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे मानसून की उत्पत्ति के बारे में। तो आप ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो है हमारे चैनल पर बने रहे। तो अभी बात करेंगे पृथ्वी पर मौजूद 3 रेखाओं के बारे में। सबसे पहले कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा। भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहते हैं। सूर्य मकर रेखा पर जनवरी के महीने में और दिसंबर के महीने में चमकता है। उसके बाद में ये धीरे धीरे जो है मार्च के आसपास भूमध्य रेखा पर आ जाता है और वापस जब सूर्य दक्षिणायन होने लगता है तो सितंबर के महीने में भी ये भूमध्य रेखा पर ही रहता है। और जैसे ही अप्रैल का महीना आता है तो अप्रैल के महीने में ये कर्क रेखा के नज़दीक आ जाता है, अप्रैल एंडिंग तक। फिर मई, जून, जुलाई ये इसके आसपास और इसके ऊपर रहता है। खास करके जून महीने में कर्क रेखा पर सूर्य रहता है। उस समय राजस्थान या उत्तर पश्चिमी भारत, तिब्बत का पठार, पाकिस्तान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है ये काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है। यहाँ पर फिर गर्म होने के कारण यानी हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर हो जाता है। और जून के महीने में ही 21 जून ऐसा दिन होता है जब सूर्य कर्क रेखा पर होता है। और उस दिन जो है एक समय ऐसा भी आता है कुछ घंटे या कुछ मिनटों के लिए, जब अगर कोई आदमी धूप में खड़ा रह जाए दोपहर के समय तो उसकी खुद की छांव भी जो है दिखाई नहीं देगी। ये केवल 21 जून के दिन ऐसा होता है जब सूर्य कर्क रेखा पर होता है। और जैसे जैसे 22-23 जून आती है वैसे सूर्य कर्क रेखा के और उत्तरायण हो जाता है। फिर उसके बाद वापस दक्षिणायन होता है। अभी बात करेंगे गर्मी के दिनों की, या जो अभी समय चल रहा है इस समय की। तो यहाँ पर अपने राजस्थान सहित जो पाकिस्तान का क्षेत्र है, थार मरुस्थल, तिब्बत का पठार है, वो काफ़ी गर्म होने के कारण वहाँ पर जो है लो प्रेशर बनता है और वहाँ से हवाएं ऊपर उठकर 10 से 13 किलोमीटर के बीच में दक्षिण पूर्व जेट धारा बनकर जो मेडागास्कर, हिंद महासागर का क्षेत्र है जहाँ पर हाई प्रेशर है और लो टेम्परेचर है, वहाँ जाकर उतरती है। और वहाँ से जो है हाई प्रेशर वाली या जो मानसूनी हवाएं हैं, ठंडी हवाएं हैं, उनको फोर्स करती हैं और वो हवाएं जो हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून बनकर भारत के दक्षिणी क्षेत्रों से होते हुए आगे बढ़ती हैं और भारत में जो है मानसूनी वर्षा करती है। दूसरी ओर ला नीनो और अल नीनो, ये भी जो ठंडी धाराएं होती है ये भी भारतीय मानसून पर काफ़ी असर डालती हैं। ये जो दक्षिण अमेरिका है उसके पेरू तट से पश्चिम दिशा में आगे बढ़कर ऑस्ट्रेलिया के उत्तर दिशा से होते हुए भारत के जो हिंद महासागर के क्षेत्र है वहाँ पर पहुँचती है और लगभग 24,500 से 25,000 किलोमीटर का सफ़र तय करती हैं। और अगर ला नीनो की धाराएं आती हैं तो भारतीय मानसून को काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए फोर्स करती हैं और वहाँ से दक्षिण पश्चिम मानसून भारत की ओर बढ़ता है। केरल तट पर आकर 2 भागों में बढ़ता है, एक अरब सागरीय शाखा, दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा। बंगाल खाड़ी की शाखा आगे जाकर दक्षिण पूर्व दिशा से होते हुए भारत के क्षेत्रों में प्रवेश करती है, जिसे दक्षिण पूर्वी मानसून या बंगाल की खाड़ी का मानसून भी कहा जाता है। लेकिन ये मानसून केवल दक्षिणी पश्चिमी मानसून होता है। लेकिन भारत के दक्षिण क्षेत्र की ऐसी भौगोलिक स्थिति के कारण ये दक्षिण पश्चिम मानसून 2 भागों में बढ़ जाता है और एक बंगाल की खाड़ी और एक अरब सागर की शाखा के रूप में भारत में प्रवेश करता है। गर्मी के दिनों में देखा जाए तो लगातार जो है पेरू तट से समुद्री ठंडी जलधाराएं ऑस्ट्रेलिया से होकर भारत की ओर बढ़ती हैं और भारत में जो है निम्न दबाव का क्षेत्र उत्तर पश्चिम क्षेत्र और तिब्बत के पठार पर होता है। यानी राजस्थान और तिब्बत के पठार से गर्म हवाएं लगातार ऊपर उठकर उच्च दबाव वाले हिंद महासागर और पेरू के बीच में उतरती है और इधर ठंडी जलधारा यानी ला नीनो पेरू से होकर ऑस्ट्रेलिया और उसके आगे बढ़कर हिंद महासागर में प्रवेश करता है और भारत के मानसून को मजबूती मिलती है और इस प्रकार दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति होकर भारत की ओर बढ़ता है। बात करते हैं कि इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य से ज़्यादा रहने की उम्मीद है। खासकर जो दक्षिणी भारत हैं, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र से लगाकर मध्य भारत तक, राजस्थान का दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, गुजरात, इन सभी क्षेत्रों में सामान्य से ज़्यादा बारिश होने की उम्मीद है। और उत्तर भारत और जो उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ क्षेत्र हैं वहाँ पर सामान्य के करीब बारिश रहने की उम्मीद है। दक्षिण पश्चिम मानसून की सबसे पहली बारिश जो है केरल के क्षेत्रों पर होती है। सामान्यतः यहाँ पर 1 जून को मानसून की जो है दस्तक होती है और यहाँ पर जो है पश्चिम घाट से मानसून टकराकर आगे बढ़ता है और यहीं से जो है 2 शाखाओं में बढ़ जाता है, एक बंगाल की खाड़ी की शाखा और एक अरब सागर की शाखा। अरब सागर की शाखा
पश्चिम घाट के सारे भारी बारिश करती हुई मुंबई के क्षेत्रों की ओर बढ़ती हैं और वहां से भारत के मध्य भागों की ओर बढ़ती हैं। एक गुजरात से होकर राजस्थान में प्रवेश करती हैं। इधर बंगाल की खाड़ी की शाखा आगे बढ़कर जो पूर्वोत्तर राज्य है वहाँ पर त्रिकोणनुमा पहाड़ों के बीच में जाकर एक शाखा फंस जाती हैं। वहाँ पर अतिवृष्टि करती हैं। चेरापूंजी वहीं पर स्थित है। जब पहाड़ों से जो नमी वाली हवाएं टकराती हैं तो हवाओं को जो है ऊपर उठना पड़ता है और वहाँ पर टेम्परेचर भी ज़्यादा रहता है। तो ये हवाएं ऊपर उड़ती हैं तो ऊपर जो है बादलों का निर्माण करती हैं और पहाड़ों में जब ये बादल आगे बढ़ते हैं तो और इनको सघनता के कारण या आगे बढ़ने में इनको परेशानी और ऊपर और चढ़ना होता है। तो ये सघनित होकर वहाँ पर ज़्यादा बारिश करते हैं और जैसे ये आगे बढ़ते हैं तो इनमें जो है जल वाष्प की कमी हो जाती है और आगे जाकर मानसून धीरे धीरे हल्का हो जाता है। इधर राजस्थान से गुजरा हुआ अरावली के सारे वह वाली शाखा आगे बढ़ती है हिमालय के क्षेत्रों में और उधर से बंगाल की खाड़ी की शाखा, ये दोनों मिलकर उत्तराखंड हिमाचल के क्षेत्रों में जो है भारी बारिश करवाते हैं और वहाँ पर जो है अतिवृष्टि या बादल फटने जैसी समस्याएं भी होती हैं क्योंकि दो शाखाओं में वहाँ पर टकराव होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो एक अरब सागर की शाखा है, एक बंगाल की खाड़ी की शाखा है, दोनों ही अलग अलग क्षेत्रों से होकर गुजर रही हैं और दोनों आगे जाकर उत्तर भारत के या उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में मिल जाती हैं। इधर एक शाखा जो उत्तर पूर्वी राज्यों में जाती हैं वहाँ से ये अतिवृष्टि करके जैसे ही आगे बढ़ती हैं तो दूसरी शाखा जो भुवनेश्वर और आसपास के क्षेत्रों से होकर आगे बढ़ी थी या गंगा के मैदानी क्षेत्रों से आगे बढ़ी थी वो बिहार पर जाकर मिलती हैं। इसीलिए वहाँ पर ज़्यादा मेघ गर्जन होती है और बिहार में हर साल भारत में सबसे ज़्यादा बिजलियाँ गिरती हैं और वहाँ पर सैकड़ों लोगों की जानें भी जाती हैं। तो यही कारण है कि वहाँ पर दो शाखाओं का टकराव ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पर तड़ित क्रियाएं ज़्यादा होती हैं। मानसून वापसी के समय केवल बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरने वाली हवाएं तमिलनाडु के क्षेत्रों में भारी बारिश करवाती हैं। इसीलिए नवंबर दिसंबर के दौरान केवल तमिलनाडु के क्षेत्रों और आसपास के क्षेत्रों में ही ज़्यादा बारिश होती है। आपको मानसून प्रक्रिया की ITCZ प्रक्रिया भी आपको समझाते हैं, जिसमें सर्दी के दिनों में आप देख सकते हैं ITCZ जो लाल कलर की तारा है ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्रों से होकर गुजरती हैं, अमेरिका के मध्य यानी दक्षिण अमेरिका के मध्य से होकर और जो दक्षिण अफ्रीका है उसके ऊपर से गुजरती हैं। इसलिए सर्दी के दिनों में इन क्षेत्रों में बारिश होती है, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण मध्य अमेरिका। जैसे गर्मी की ऋतु आती है, सूर्य उत्तरायण होने लगता है, वैसे वैसे ITCZ सूर्य के साथ साथ आगे बढ़ती हैं विषुवत रेखा को पार करके। जून जुलाई में जब ये कर्क रेखा को भी पार करके और उत्तर दिशा में आगे बढ़ती हैं, यानी जहाँ पर गर्म स्थान है वहाँ पर ये आगे बढ़ती हैं, उसी समय दो व्यापारिक पवनें इस ITCZ पर मिलती हैं, एक जो दक्षिण पूर्व से आ रही है, दूसरी जो दक्षिण पश्चिमी दिशा से आ रही है। इस प्रकार दोनों हवाएं मिलकर वहाँ पर बारिश का निर्माण करती हैं, वहाँ पर बारिश होती है। जहाँ ITCZ रहती हैं उस समय तक काफ़ी ज़्यादा लो प्रेशर भी उसी जगह पर बनते हैं या उसके आसपास बनते हैं और उस समय जो है उन क्षेत्रों में भारी बारिश, बाढ़ जैसे हालात, अतिवृष्टि, बादल फटने जैसी समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। हमने बार बार आपको अलग अलग तरीके से समझाया मानसून उत्पत्ति के बारे में, एक बार फिर से इसी में भी बता रहे हैं और आगे भी कुछ और भी बताएंगे। आप देख सकते हैं इसमें दो शाखाओं में बढ़कर मानसून आगे बढ़ता है उत्तर भारत की ओर। भारत में सबसे ज़्यादा बारिश के समय में जो ITCZ के समय होती है, यानी कि जुलाई और अगस्त में पूर्वोत्तर राज्य, मध्य भारत और उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में। और आपको दिखाते हैं कि पिछले 70 सालों के अनुसार जो IMD के आंकड़े हैं, जिन तारीखों में भारत में मानसून आगे बढ़ता है, तो उन तारीखों के हिसाब से कैसे मानसून आगे बढ़ता है वो भी आप इसमें देख सकते हैं कि 1 जून के आसपास जो है ये केरल के तटीय क्षेत्रों पर आकर दस्तक देता है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश जो है शुरू हो जाती है। 3 जून के आसपास ये तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों से होकर और आगे बढ़ता है और उसके बाद में ये महाराष्ट्र, कर्नाटक के क्षेत्रों में 5 जून तक और आगे बढ़ता है। 10 जून तक ये मुंबई और जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उन क्षेत्रों में भी पहुंच जाता है, यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। उसके बाद में ये बिहार, उत्तर प्रदेश और जो है गुजरात सहित जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक के क्षेत्र हैं 15 जून तक, और कुछ पूर्वी राजस्थान के या दक्षिण पूर्वी राजस्थान के जो क्षेत्र है वहाँ पर 1 जुलाई तक मध्य राजस्थान, 15 जुलाई तक पूरे राजस्थान और जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों को भी कवर कर लेता है। ये जो आंकड़े हैं ये पिछले 70 सालों के आंकड़े हैं, यानी कि
वैज्ञानिक जो हैं वो हर बार मानसून कब आता है और कब जाता है इसकी जानकारी भी रखते हैं, कब कौन से राज्य में आगे बढ़ता है। पूरी 1 जून से लगाकर 15 जुलाई तक की रिपोर्ट है, हर बार वो रिकॉर्ड रखते हैं। और ये जो आंकड़े थे कई सालों के, उनका जो है औसत निकाल कर ये आंकड़े या ये तारीखें निकाली गई थी, जो 1 जून से आगे बढ़ता हुआ मानसून 15 जुलाई तक पूरे पश्चिमी राजस्थान और जम्मू कश्मीर के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को भी कवर करके पाकिस्तान की ओर बढ़ता है। और वहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ पूरे उत्तर पश्चिमी भारत से लेकर पूर्वोत्तर राज्य, मध्य भारत और दक्षिण भारत में ये 4 महीनों की मानसून सीजन में काफ़ी अच्छी बारिश होती हैं। जिस वर्ष बारिश जो है 96 से 104% के बीच होती हैं तो उसे जो है सामान्य बारिश कहा जाता है, और 104 से 110% बारिश होती है तो उसे जो है असामान्य या अतिवृष्टि भी कहते हैं। और सर्दी के दिनों में मानसून वापसी की गतिविधियाँ इस प्रकार होती हैं, देख सकते हैं। सर्दी के दिनों में ITC-Z सूर्य के साथ साथ दक्षिणायन खिसकना शुरू होती है, और पश्चिमी जेट धारा जो उत्तरायण है, पश्चिमी विक्षोभ लाती हैं, वह धीरे धीरे वापस उत्तर भारत की ओर बढ़ती हैं। ये जो ITC-Z है ये पूरी विषुवत रेखा और जो है मकर रेखा उसके आसपास या उसके बीच में पहुंच जाती हैं। उस समय जो है दक्षिण अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन क्षेत्रों में जो है निम्न दबाव और उन क्षेत्रों में जो है हवाएं चलती हैं। और व्यापारिक पवनें भी आप देख सकते हैं, जो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें आगे बढ़ते हुए भूमध्य रेखा पर जाकर जब ये बाएं ओर मुड़ जाती हैं तो ये आगे जो ITC-Z हैं उस पर जाकर टकराती हैं। और इस बार जो मानसून वापसी की गतिविधियां होने वाली हैं, मौसम चलवास के हिसाब से देखा जाए तो पिछले जो 10 दशकों के हिसाब से औसत हैं वो 20 सितंबर से शुरुआत मानी जाएगी कि 20 सितंबर से राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों से मानसून वापसी की शुरुआत होगी। 25 सितंबर को मध्य राजस्थान तक, और जो है 10 अक्टूबर तक पूरे राजस्थान, उत्तर प्रदेश के मध्य क्षेत्र और मुंबई तक जो है मानसून वापसी पूरी तरीके से हो जाएगी। 15 अक्टूबर तक देखा जाए तो लगभग केवल दक्षिणी भारत के क्षेत्र रहेंगे। 2019 की अगर देखा जाए मानसून वापसी तो आप देख सकते हैं 9 अक्टूबर से उत्तर पश्चिमी राजस्थान से शुरू हुई थी, फिर उसके बाद 10 अक्टूबर तक ये लगभग दक्षिण पूर्व राजस्थान को छोड़कर पूरे राजस्थान से जो है मानसून वापसी हो गई थी। और 11 अक्टूबर तक जो है पूरे राजस्थान से मानसून की वापसी हो गई थी। लगभग पूरे उत्तर पश्चिमी भारत से भी जो है मानसून वापसी हो गई थी। मुंबई से मानसून वापसी 14 अक्टूबर को हुई थी, और जो है बेंगलोर और अन्य क्षेत्रों से देखा जाए दक्षिण भारत के तो उन क्षेत्रों में जो है ये 20 अक्टूबर के बाद वहाँ से भी मानसून की वापसी हो चुकी थी। तो हमारा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और लाइक और शेयर ज़रूर करें। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।